ठीक है, तो गांधी युग हमको शुरू करना था। ठीक है, गांधी जी का भारत में आगमन होता है 9 जनवरी 1915 को। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आते हैं। ठीक है, उसके पहले का बैकग्राउंड आपको पता ही है, वो क्यों गए थे, उनका जन्म कहाँ हुआ, और उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई कहाँ पे की, ये सब आपको पता है। हमको उनके भारत आगमन के बाद की जो घटना है, जो आंदोलन है, उसके बारे में पढ़ना था। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत लौट आते हैं। उससे पहले दक्षिण अफ्रीका में जो नस्ल भेदी भेदभाव हो रहा था वहाँ के इंडियन के साथ अंग्रेजों के द्वारा, उसके खिलाफ उन्होंने वहाँ काफ़ी संघर्ष किया और काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए थे। इतनी प्रसिद्धि थी, उनको भारत में भी लोग जानते थे कि कोई है जो कोई लड़का है, मतलब वो यंग थे उस समय, ज़्यादा एज नहीं थी उनकी। उनको यहाँ से आंदोलन करने के लिए जो बिड़ला है वो फंडिंग करते थे, उनको पैसा भेजते थे कि ठीक है तुम वहाँ पे जो भी शोषण हो रहा है भारतीयों का उसके लिए आंदोलन करे। यहाँ तक कि उस समय कांग्रेस के एक बहुत प्रसिद्ध नरम दल के नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, वो उनसे मिलने कहाँ गए, दक्षिण अफ्रीका गए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे? गुजरात के एक व्यापारी थे दादा भाई अब्दुल्ला, उनको दादा अब्दुल्ला भी कहते हैं, उनका केस लड़ने के लिए गए थे। ठीक है, तो फिर उन्होंने वहाँ देखा कि भारतीयों के साथ काफ़ी ज़्यादा भेदभाव हो रहा है, बहुत ज़्यादा रंगभेद की नीति, काले गोरे वाला भेद चल रहा है, भेदभाव चल रहा है, तो इसके लिए उन्होंने वहाँ काफ़ी आंदोलन किए। वहाँ पे देखेंगे आप नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं, टॉलस्टॉय आश्रम बनाते हैं, है ना, फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं, वहाँ से एंग्लिया का प्रकाशन करते हैं, बहुत कुछ वहाँ पे करते हैं। वहाँ से प्रसिद्ध होकर फिर वो भारत आते हैं। उनको हालांकि भारत बुलाया जाता है, ऐसा कह सकते हैं आप, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले उनसे मिलने जाते हैं भारत से दक्षिण अफ्रीका। फिर वो जब आते हैं भारत 9 जनवरी 1915 को, तो पूरे कांग्रेस के पूरे बड़े बड़े नेता जो इस समय भारत में जो भी एक टॉप लीडर थे, मुस्लिम लीग कह लीजिए आप, और जो भी बड़ी बड़ी पार्टी के नेता, उनसे मिलने पहुंचते हैं। जहां वो उतरते हैं जिस पोर्ट पे, वहां उनसे मिलने पहुंचते हैं। इसमें आप एक नाम देखेंगे, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना भी उनसे जाकर हाथ मिलाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले वगैरह तो ठीक है, पहले से ही जानते थे। अब जो भारत में उस समय जो भी राजनीतिक दल थे, वो उनको ये चाहते थे कि महात्मा गांधी आके हमारी पार्टी ज्वाइन कर ले। मुस्लिम लीग चाहते थे कि हमारी पार्टी ज्वाइन कर ले, और जो कांग्रेस वाले चाहते थे हमारी पार्टी ज्वाइन कर ले। लेकिन उन्होंने भारत आके सबसे पहले अपना राजनीतिक गुरु बनाया किसको? गोपाल कृष्ण गोखले को, क्योंकि उनको पहले से ही जानते थे, तो उनको बनाया। तो गोखले ने उनको सलाह दी कि आप एक काम करें, पहले अभी भारत का पूरा घूम ले, भारत को समझ ले, उसके बाद आपको जो भी करना है वो करना, जिस पार्टी ज्वाइन करना है, जैसा भी करना है करना। 1-2 साल घूमे, पूरा भारत भ्रमण किया इन्होंने, भारत को समझा, फिर इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। कांग्रेस ज्वाइन की तो सबसे पहले इन्होंने कांग्रेस का अधिवेशन 1916 का ज्वाइन किया। 1916 का अधिवेशन होता है लखनऊ में। लखनऊ में 1916 का कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता करेंगे अंबिका चरण मजूमदार। अब आपको लखनऊ अधिवेशन से संबंधित महात्मा गांधी सिर्फ तो वहां पे एक सदस्य के तौर पे गए, वहां ना तो कोई एक बहुत प्रभावशाली नेता के तौर पे गए, या फिर मतलब एक
ऐसे अधिवेशन में भाग लेने चले गए कि सदस्य है, भाग लेने पहुंच गए। आपको लखनऊ अधिवेशन में 2 चीजें याद रखनी है। अध्यक्षता तो अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। इसमें गरम दल और नरम दल का विलय हो जाता है। गरम दल और कांग्रेस के नरम दल का विभाजन कब होता है? 1907 के सूरत अधिवेशन में, ठीक है। तो 1916 में इनका मिलन हो जाता है। और लीग जब भी आएगा शब्द आप याद रखेंगे, मुस्लिम लीग की बात होगी, है ना। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच भी इनके बीच में समझौता हो जाता है। किसके सहयोग से होता है? 2 नाम याद रखेंगे आप, एक तो तिलक, बाल गंगाधर तिलक, और एक एनी बेसेंट। अब तिलक को तो आप जानते ही, बाल गंगाधर तिलक गरम दल के प्रमुख नेता थे, है ना। लाल बाल पाल में आप देखेंगे बाल गंगाधर तिलक। और महाराष्ट्र में इन्होंने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव प्रारंभ करवाया था, है ना। यही जो अधिवेशन है, यहाँ पे एक और चीज याद रखेंगे आप, बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले एक नारा दिया था। इनका एक वक्तव्य है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इसी अधिवेशन में बोला था उन्होंने, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अब देखिए, यहाँ पे एक और बात होती है महात्मा गांधी के साथ। देखो, इनके महात्मा गांधी के आंदोलन की शुरुआत कैसे होती कि वो देश में कैसे छोटे छोटे आंदोलन से फिर बड़े बड़े आंदोलन तैयार करते हैं। देखिए, उन्होंने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया था। अब इस अधिवेशन में इनकी मुलाकात हो जाती है। सबसे पीछे बैठे रहते गांधी जी, इनको सामने बहुत पीछे बैठे रहते। तो वहाँ एक किसान है, चंपारण, बिहार में एक जिला पड़ता है चंपारण। चंपारण के किसान थे पंडित राजकुमार शुक्ल, इनकी मुलाकात हो जाती है इनसे। अब एक गांधी जी के सामने चंपारण के जो किसान हैं उनकी समस्या रखते हैं कि वहां के किसानों के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही थी, ये अभी मैं आगे बताऊंगा चंपारण सत्याग्रह जब पढ़ेंगे अपन। तो गांधी जी पहले तो बोलते कि मैं क्यों जाऊँ, ऐसा ऐसा। गांधी जी पहले तो मना कर देते, नहीं जाते। ये सम्मेलन अधिवेशन समाप्त होता है, गांधी जी अहमदाबाद आ जाते वापस। अहमदाबाद फिर ये चले जाते हैं राजकुमार शुक्ल उनके पास कि आपको चलना ही पड़ेगा, आपको किसानों की समस्या सुननी ही पड़ेगी। और गांधी जी फिर जाते हैं चंपारण, ठीक है। यहाँ तक का लिख लो, हो गया। हो गया, यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? तो राजकुमार शुक्ल के नियुक्ति पे गांधी जी फिर पहुंच जाते चंपारण, ठीक है। तो गांधी जी का यहाँ से शुरू होता है पहला आंदोलन भारत में। भारत में सबसे पहला आंदोलन का शुरू होता है चंपारण, उसका आंदोलन ले लो, सत्याग्रह ले लो। हालांकि गांधी जी ने सत्याग्रह सबसे पहले 1906 में दक्षिण अफ्रीका में वहां पे कर चुके थे सत्याग्रह। भारत में पहला सत्याग्रह इसका चंपारण है। साल होता है 1917, मतलब गांधी जी को आए मात्र अभी दो साल हुए कि इनका आंदोलन यहाँ शुरू हो जाता है। अब देखिए, 1917 में चंपारण पहुंचते गांधी जी। यहाँ से क्वेश्चन आपको ये बनेगा कि किसने गांधी जी को चंपारण बुलाया था, किसके नेतृत्व पे गांधी जी चंपारण गए थे? तो राजकुमार शुक्ल का नाम याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चंपारण के किसान थे। अब गांधी जी वहां पे जाके देखते हैं नील की खेती की
एक कॉन्ट्रैक्ट होता है 3 कठिया नाम से। 3 कठिया पद्धति कहते हैं इसको, नील की खेती से संबंधित थी। अंग्रेज लोग जो है, ब्रिटिश लोग, जो किसान हैं उन लोगों से नील की खेती के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं। इसको कहते हैं 3 कठिया पद्धति। 3 कठिया का सिंपल सा मतलब होता है 3/20 भाग। मतलब एक भूमि के 20 हिस्से कर दिए जाए, एक खेत के, या फिर एक मान की यदि कि ये किसी किसान की भूमि है, इसके 20 हिस्से कर दिए जाए। तो इसके 3 भाग में उनको नील की खेती करनी पड़ती थी, समझ रहे हो? ये 20 भाग है, इतने भाग में इनको नील की खेती करनी पड़ती थी। अब देखने में लग रहा है 20 का 3 भाग बहुत कम है, ऐसा लग रहा होगा। इन्होंने 1 साल की, 2 साल की, तीसरे साल बंजर हो जाती थी वो जमीन, समझ लो। जो भी वो यूज होता था, केमिकल बोल रहे जो भी है, उसकी फर्टिलाइजर, मतलब भूमि में वो उर्वरक क्षमता नहीं रहती थी। तो किसानों ने 1 साल यहाँ पे किए, 2 साल की, फिर ये 3 भाग करना पड़ा। ऐसा करते करते उनकी पूरी जमीन बंजर होती जा रही थी। किसानों को समझ आ गया इससे तो फायदा कुछ नहीं हो रहा है ना। और ऊपर से इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था 3 कठिया पद्धति का। कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा था कि अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं तो आपको इसको जुर्माना भरना पड़ेगा। किसानों की जमीन पे वो कब्जा कर लिया उन लोगों ने। गांधी जी ने फिर पता किया, हर गाँव जाके मिले सब किसानों से कि किसको कितना लॉस हुआ, किस किसान की कितनी जमीन जब्त कर ली है। सब अपना लेखा लेके घूम रहे थे गांधी जी। ये बात पता चली वहाँ के ब्रिटिश जज या अधिकारी को, उन्होंने सीधे गांधी जी को बोल दिया कि 24 घंटे के अंदर चंपारण खाली कर लो। वहाँ के जज ने चंपारण, मतलब जो बिहार में ब्रिटिश कोई अधिकारी थे या जज कह लीजिए आप, उन्होंने इनको सीधे वार्निंग दे दी कि आप यहाँ से छोड़ के चले जाइए, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गांधी जी ने भी बड़े, देखो गांधी जी हिंसा का कोई उपयोग नहीं कर रहे थे। गांधी जी ने बड़ी विनम्रता से उनको जवाब दिया कि ठीक है, आपको जो करना कर लीजिए। अरे पहली बार था ऐसा कि कोई एक आम इंसान अंग्रेजों के खिलाफ इस प्रकार से विनम्रता से विरोध कर रहा था। इससे पहले 2 दल थे कांग्रेस के, नरम दल, गरम दल। नरम दल वालों में तो कभी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अंग्रेजों से इस तरीके से बात करें। रिक्वेस्ट करते थे नरम दल वाले, पत्र भेजते थे कि कृपया कर हमारा ये काम कर दे, या जो भी समस्या। गरम दल वाले थोड़ा सा क्या कर लोगे, नहीं जा रहे हैं, और जब चले भी जाते हैं। मतलब वो ऐसा नहीं कि उनने धमकी दी, थोड़ा सा तेज आवाज में बात कर लिए, हाँ नहीं जाना, क्या कर लो। महात्मा गांधी ने एकदम विनम्रता से, आप अपनी कार्रवाई कीजिए, आपको जो करना कीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो पहली बार ऐसा हुआ। फिर ब्रिटिश सरकार डर गई इसमें। फिर इन्होंने एक नील की मतलब इसकी जांच के लिए एक आयोग का गठन किया, नील आयोग। इस आयोग में पहली बार ऐसा हुआ कि जो इंसान आंदोलन कर रहा है उसी को इसका सदस्य बनाया गया। समझ रहे हो? ऐसा कभी हुआ है कि मतलब कोई आंदोलन कर रहा है, उसी को बोले आजा भाई तू ही जांच कर ले क्या चल रहा है। तो यहाँ पे जिसका जितना ये हुआ था, हरजाना या जो भी भूमि जब्त की गई थी वो वापस कर दी गई। तो पहली बार सत्य के लिए आग्रह सत्याग्रह होता है, सिंपल होगा। पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग सफल हुआ इनका, पहली बार सत्याग्रह 1917, है ना। नील की खेती के लिए था 3 कठिया पद्धति। अब गांधी जी यहाँ से थोड़े प्रसिद्ध हो गए, अंग्रेजों को भी समझ आया कोई है भारत में, ठीक है। बेटा उनने तो 16 में ही कर ली थी, समझ लो आप। नहीं आए और तुरंत नहीं की थी उन्होंने, है ना। क्लियर है यहाँ तक चंपारण। अब गांधी जी का अगला जो आंदोलन होगा वो होगा अहमदाबाद, अभी गुजरात में होगा ना। ये नील मजदूर है ना,
अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अभी आंदोलन है, इससे पहले सत्याग्रह था, उसे उन्होंने अकेले किया था जो था चंपारण में। हालांकि देखिए एक चीज मैं बताना भूल गया आपको, चंपारण सत्याग्रह में उनके साथ और भी वहाँ के लोकल नेता आ गए। जैसे आपने नाम सुना हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति है, लेकिन इनका संबंध है बिहार से, बिहार के थे, राजेंद्र बाबू कहा जाता है इनको, है ना। और एक नाम और सुनेंगे आप, जेपी कृपलानी। कौन थे जेपी कृपलानी? कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष कब थे वो याद रखना आपको, भारत की आजादी के समय जेपी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, है ना, ये याद रखना। तो ये दो लोग थे, और भी लोग थे। एक नाम क्या बताया मैंने आपको, जेपी कृपलानी। चलो ठीक है, चलिए ठीक है। महात्मा गांधी जब भारत आते दक्षिण अफ्रीका से लौटकर, तो उनके शुरुआती दिनों में 3 आंदोलन होते हैं। उससे पहले थोड़ा सा एक चीज और समझना, जब भारत महात्मा गांधी का आगमन होता है तो पूरी दुनिया में विश्व युद्ध चल रहा होता है। 1914 में स्टार्ट हुआ, महात्मा गांधी आए 1915 में। तो जब वो भारत आते हैं तो यहाँ के युवाओं को प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। गाँव गाँव जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि अंग्रेजों की तरफ से युद्ध में सेना में भर्ती हो जाओ, और इसके बदले में हो सकता है अंग्रेज हमारे लिए कुछ अच्छा करें, इनके पीछे ये सोच रही थी। तो ऐसे ही भारतीयों ने इनको भर्ती करने वाला सार्जेंट कह दिया, है ना, भर्ती करने वाला सार्जेंट कह दिया। अंग्रेजों ने भी इनसे खुश होकर ये क्यों कहा था महात्मा गांधी को, भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से अंग्रेजी सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था, इसीलिए इनको भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया। अंग्रेजों ने खुश होकर इनको केसर हिंद की उपाधि दी थी। केसर हिंद की उपाधि दे दी थी, ठीक है। बस भारत आए 9 जनवरी 1915 को भारत आए, और इस दिन को हम लोगों ने फिर अपने मनाना स्टार्ट कर दिया, प्रवासी दिवस, है ना, विश्व प्रवासी दिवस के रूप में मनाना स्टार्ट कर दिया है 9 जनवरी। आपको यहाँ से एक फैक्ट याद रखना है कि किस समिति की सिफारिश पे प्रवासी दिवस बनाया जाता है। तो LM सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी, इस कमेटी की सिफारिश पे, इस कमेटी की सिफारिश पे मनाते हैं हम लोग कौन सा दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस। कब से मना रहे हैं, 100 साल पूरे होने के बाद, उनके आने के 100 साल पूरे होने के बाद, हाँ 2015 में, ठीक है। LM सिंघवी, आपको पता है ये पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात इन्होंने कही थी, ये LM सिंघवी है ना, एक सिंघवी कमेटी थी, और इन्होंने ही 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाने के लिए सजेशन दिया था, ठीक है। इतना क्लियर है। महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया है, ये भी क्लियर है। केसर हिंद की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, ये भी क्लियर है। अब इनके जो 3 सत्याग्रह हुए थे, मतलब 3 आंदोलन जो भारत में हुए थे, उसको देख लेते हैं एक बार। देखिए महात्मा गांधी जब भारत में आते हैं तो देखिए उनके 3 आंदोलन कौन कौन से होते हैं। 1917 में चंपारण सत्याग्रह होगा, 1918 में 2 आंदोलन होंगे इनके, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, और 1918 में ही इनका खेड़ा सत्याग्रह होगा।
देखिए चंपारण सत्याग्रह नील की खेती के खिलाफ हुआ था, जो 3 कटिया पद्धति चालू थी, और इनको इन्वाइट किया था किसने? बिहार के चंपारण जिले के किसान ने, वहाँ के लोकल किसान ने, राजकुमार शुक्ला ने। किस अधिवेशन में इनको इन्वाइट किया था? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। वहाँ गए इन्होंने और पहली बार इन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया था, ठीक है, चंपारण में। दूसरी बार जो अहमदाबाद के जो मिल मजदूर हैं, प्लेग की बीमारी फैली थी, उसके बोनस को लेके इसके मिल जो मालिक थे और यहाँ के जो मजदूर हैं, इनके बीच में थोड़ा सा क्लेश हो गया था, इसको लेके, प्लेग के बोनस को लेकर। तो फिर महात्मा गांधी पहली बार यहाँ पे भूख हड़ताल का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे जो मजदूर है उनको 35% बोनस देने के लिए मालिकों को बाध्य कर देते हैं। तीसरा आंदोलन खेड़ा आंदोलन, उस समय गुजरात में अकाल पड़ा था और इस अकाल की वजह से जो किसान है वो लगान नहीं भर पा रहे थे, फिर भी जो सरकार है लगान माफ नहीं कर रही थी, ऊपर से उन्होंने 23% और लगान बढ़ा दिया था। तो फिर यहाँ पे फिर खेड़ा आंदोलन इन्होंने किया था, तो फिर सरकार झुक गई और उन्होंने लगान माफ कर दिया था। इस आंदोलन में इनके साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे खेड़ा आंदोलन में। चंपारण सत्याग्रह में इनके साथ कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी, ठीक है, और नरहरि पाली, और भी लोग थे पर ये प्रमुख नाम है। तो 3 शुरुआती आंदोलन थे महात्मा गांधी के शुरुआत के, मतलब ये छोटे लेवल पे आंदोलन थे, कोई ज्यादा बड़े आंदोलन नहीं थे, फिर भी इनसे इनको काफी प्रसिद्धि मिल गई और अंग्रेजों को भी इनके बारे में पता चल गया कि कोई है जो अंग्रेजों के खिलाफ एक शांति से, अहिंसा से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह मतलब आंदोलन कर रहा है ना। इससे पहले आपने देखा होगा दो ग्रुप थे, नरेंद्र गरमदल, जिसमें नरेंद्र वाले विनम्रता से पत्रों के माध्यम से अंग्रेजों से अपनी बात मनवाते थे, गरमदल वाले हिंसा भी करते थे। ये पहली बार ऐसा था कि अपनी मांग भी कर रहे हैं और अहिंसा का पालन भी कर रहे थे, ठीक है। मिटा दूं? गांधी जी कुछ नहीं खा रहे थे, साथ वाले कुछ नहीं खा, साथ वालों को पता नहीं गांधी नहीं खा, तो जो साथ रहते हैं ना वो लोग भी, तुम कैसा करती हो? गांधी जी भूख हड़ताल करेंगे तो गांधी जी ही करेंगे ना। मैं कर रही हूँ साइड वाले येलो के साइड वाले। अब देखिए गांधी जी के 3 शुरुआती आंदोलन हो गए, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। अब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो जीते हुए देश थे, मित्र राष्ट्र का एक ग्रुप था, उनके खिलाफ जो भी देश लड़े थे उनके खिलाफ ये संधियां करते हैं और बहुत सारी बातें मानने को मजबूर करते हैं। तो तुर्की उस समय मित्र राष्ट्र के खिलाफ लड़ा था, मतलब अंग्रेज और फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा था, जर्मनी की तरफ से लड़ा था, युद्ध में भाग लिया था। तो ये हार जाते हैं, तो अब ये कुछ संधियां तोड़ेंगे। तो मिस्र में उस समय खलीफा का शासन होता है, जो मुस्लिमों का धर्मगुरु होता था एक, ठीक है। तो खलीफा के सारे अधिकार छीन लेते हैं अंग्रेज लोग। जबकि प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था उस समय अंग्रेजों ने, ब्रिटिशों ने भारतीय मुस्लिमों को आश्वासन दिया था कि हम तुम्हारे धर्मगुरु के मतलब कुछ नहीं करेंगे उसके साथ, ठीक है। लेकिन विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद खलीफा का पद समाप्त करने की बात की जाती है, तो भारत में अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन शुरू होता है, ठीक है। खिलाफत आंदोलन इसका सन याद रखेंगे आप 1919, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के अगले ही साल, ठीक है। और खिलाफत आंदोलन जब शुरू होता है तो इससे संबंधित अली बंधु रहते हैं, इनके नाम भी याद रखेंगे आप, शौकत अली और शौकत अली और मोहम्मद अली, ये 2 प्रमुख नेता थे। इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आजाद, है ना,
मौलाना आजाद और हसरत मोहानी, ये लोग भी इस आंदोलन के साथ में थे। कांग्रेस भी इस आंदोलन का सपोर्ट कर रही थी, है ना। उसमें आप देखेंगे बाल गंगाधर तिलक वगैरह ने और कांग्रेस कमेटी ने भी इसका समर्थन किया था। महात्मा गांधी भी इस आंदोलन के समर्थन में थे। तो जब इनका तो पहला खिलाफत कमेटी बनती है, उस कमेटी का पहला सम्मेलन होता है इलाहाबाद में। कहाँ पे होगा ये? इलाहाबाद में। साल 1919 ही रहेगा, महीना रहेगा नवंबर का, तारीख रहेगी 23। हाँ, इस तारीख को पहला खिलाफत कमेटी का सम्मेलन होगा। इस सम्मेलन में क्या होगा? अध्यक्षता करेंगे महात्मा गांधी, ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन के बारे में आपका सन याद रखना, आपको सन याद रखना है 1919। इससे संबंधित प्रमुख नेता याद रखना है। अली बंधु जिनको कहते हैं, शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, हसरत मोहानी, इनको याद रखना है। ये आप देखेंगे थोड़े प्रसिद्ध शायर रह चुके उस दौर के। पहला सम्मेलन इलाहाबाद में होता है जिसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी, ठीक है। बस इसका एक और फैक्ट याद रखेंगे, खिलाफत आंदोलन का समर्थन किसने नहीं किया था? किसने नहीं किया था? मदन मोहन मालवीय ने। इन्होंने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। समझ आया यहाँ पर? अब अंग्रेज लोग एक कानून लेके आते हैं 1919 में ही, रोलेट एक्ट, है ना। एक कमेटी होती थी सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में। इस कमेटी डिसाइड करती कि एक ऐसा कानून लाएंगे 3 साल के लिए लागू कानून। इस कानून का उद्देश्य होता है कि जो आतंकवादी गतिविधियां चलती है उस पर इनका लगाम लगाना होता है। तो इस कानून में एक बात होती है कि किसी को भी संदेह के आधार पर कितने भी समय के लिए गिरफ्तार कर सकते हैं, कितने भी समय के लिए, कोई डिसाइड नहीं था, ठीक है। तो इसको एक नाम दिया गया बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून। और इसको काला कानून भी कहा जाता है, ठीक है। बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून या काला कानून भी कहा जाता था। अब इसके लिए क्या होगा? पूरे देश भर में विरोध हो रहा है, पूरे देश में विरोध हो रहा है। सबसे ज्यादा विरोध होता है पंजाब वाले एरिया में। पंजाब वाले एरिया में आप देखेंगे दो प्रसिद्ध नेता रहते हैं, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। ये दोनों नेताओं की गिरफ्तारी हो जाती है। तो 10 अप्रैल को एक भीड़ पे गोली चला देते हैं अंग्रेज अधिकारी। तो इसके विरोध में 13 अप्रैल को पंजाब के अमृतसर में एक पार्क रहता है, क्या नाम रहता है उसका? जलियांवाला बाग।
शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया जाता है। पार्क ऐसा रहता है कि उसके जाने और आने की एक ही जगह रहती है, मतलब जिधर से आएंगे एक ही उसी जगह रास्ते, जाएंगे। हाँ एक ही रास्ता रहता है। हफ्ते में पहुंच जाते हैं अंग्रेजी अधिकारी जनरल कोड आया और निहत्ती भीड़ पे, मतलब भीड़ के पास हथियार नहीं होता, शांतिपूर्ण सभा चलती होती है, उस पर गोली चलाने का आदेश दे देते हैं। फिर गोली चल जाती है, मित्र हो जाते हैं, लगभग 1500 लोग मारे जाते हैं। ये सरकारी आंकड़े में नहीं है, सरकारी आंकड़े में बहुत कम डाटा है, 300 का समथिंग डाटा होगा, बहुत लोग मारे जाते हैं वहाँ पे। अब इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण पूरे देश भर में इनके खिलाफ आक्रोश हो जाता है ना, पूरे देश भर में आक्रोश हो जाता है। आप देखेंगे, आपने नाम सुना होगा रविंद्रनाथ टैगोर का, इनको एक उपाधि दी जाती है अंग्रेजों द्वारा, नाइट। इस उपाधि को ये त्याग देते हैं, है ना। महात्मा गांधी को केसरी हिंद की उपाधि दी जाती है, उसको त्याग देते हैं। और भी कुछ जो वायसराय की परिषद में कुछ सदस्य होते हैं वो लोग भी अपना त्याग पत्र देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि अब इसकी जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। एक अंग्रेजों के द्वारा किया जाता है, कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। तो जो अंग्रेजों की कमेटी का जो नाम रहता है हंटर कमीशन या हंटर आया होगा ना, इसमें 2 भारतीयों को भी शामिल किया जाता है, चिमनलाल सितरवाड़ है और एक और अन्य भारतीय रहते हैं। और जो कांग्रेस जो समिति बनाएगी इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए, उसका नाम रहता है, मतलब नाम ऐसे ही दे देते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड समिति। इसकी अध्यक्षता करते हैं मदन मोहन मालवीय। हाँ, अब कांग्रेस भी अपने स्तर से जांच करेगी। देखो, अंग्रेज सरकार है, अब इस सरकार के कालराज में कुछ ऐसी घटनाक्रम हो गए जो हिंसक था, फिर उसका विरोध हो रहा भारत में, तो ये जांच करेंगे। जांच करने के लिए कमीशन बनाएंगे, हंटर कमीशन, है ना। अब हमको पता है कि सरकार की लोग थे, सरकार के खिलाफ तो ये उतनी कार्रवाई नहीं हो पाएगी। कांग्रेस क्या करेगी, एक दूसरा एक कमीशन बनाएगी मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करेगा, ठीक है। तो ये क्या था, बुलेट एक्ट वाला था। इसमें महात्मा गांधी से संबंधित क्या है, इन्होंने केसरी हिंद की उपाधि तैयार की, हाँ ठीक है, मिटा दिया जाए। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? अब क्या हुआ देखिए, अब चालू हो जाएगा असहयोग आंदोलन भारत में। अब चालू हो जाएगा क्या, असहयोग आंदोलन। ये महात्मा गांधी का सबसे पहला बहुत बड़ा जन आंदोलन था, सबसे बड़ा। इससे पहले जो उन्होंने चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर ने जो किया था वो एक छोटे लेवल का था, ये बड़े लेवल का आंदोलन है। असहयोग आंदोलन में सबसे पहले क्या होता है कि कलकत्ता में एक अधिवेशन बुलाया जाता है, विशेष अधिवेशन कांग्रेस का। इसमें प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, मतलब ये बात की जाती है कि असहयोग आंदोलन किया जाएगा। एक कलकत्ता अधिवेशन की बात है। असहयोग मतलब नॉर्मल यही होता है कि अंग्रेजों का सहयोग नहीं देना, असहयोग सहायता नहीं देना। स्टूडेंट जो है वो अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे, जो गवर्नमेंट जो ब्रिटिश सरकार में जो भी कर्मचारी है वो अपनी नौकरी छोड़ देंगे। अब किसी भी तरह से सरकार का सहयोग ना करना था, इसका मतलब
इसमें कलकत्ता में विशेष सत्र बुलाया जाता है। विशेष सत्र कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है ना। यहाँ पे असहयोग कांग्रेस भी तैयार हो जाती है, महात्मा गांधी को बोलती है कि आप इसका नेतृत्व करेंगे। फिर 1 मार्च में शुरू हो जाता है ये आंदोलन। 1 मार्च 1920 को इस आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। 1 मार्च 1920 को ही कांग्रेस के एक प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक का निधन हो जाता है। ठीक है, मतलब इसी दिन तिलक का निधन हो जाएगा। असहयोग आंदोलन का सिंपल सा मतलब है कि सरकार का किसी भी तरीके से सहयोग ना करना, समझ रहे हो। ये आंदोलन काफी ज्यादा सफल हो जाता है। बहुत सारे जो स्टूडेंट रहते हैं अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। इनमें आप प्रमुख नाम देखेंगे भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, ऐसे लोग हैं जो अपनी कॉलेज की पढ़ाई जो भी कर रही थी इनकी पढ़ाई छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग अपनी नौकरी छोड़ देते हैं। लेकिन ये इनका उद्देश्य था शांतिपूर्ण तरीके से, मतलब महात्मा गांधी चाहते थे कि अहिंसक तरीके से आंदोलन चलाया जाए और इन्होंने बोला था कि 1 साल के अंदर ही हम स्वराज्य प्राप्त कर लेंगे, ऐसा इन्होंने इसमें बोला था। साल आता है 1922। 1922 में तारीख है 5 फरवरी। इस 5 फरवरी को क्या होता है, उत्तर प्रदेश में एक जिला है गोरखपुर। कलकत्ता से स्टार्ट हुआ था। कलकत्ता से स्टार्ट नहीं हुआ था। कलकत्ता में एक विशेष सत्र बुलाया जाता है कांग्रेस का। उसमें असहयोग आंदोलन की बात की जाती है कि ये आंदोलन शुरू करेंगे। गोरखपुर में एक जगह पड़ती है चौरी चौरा। ये वो जगह है जहाँ पे एक जो आंदोलनकारी भीड़ होती है उस पर मतलब लाठी और गोलियां चला देते पुलिस वाले, तो भीड़ उग्र तरीके से मतलब आक्रोशित हो जाती है और उस थाने को जला देती है। उस थाने में रहते हैं 20 पुलिसकर्मी, 20 या 22 रहते हैं ना पुलिसकर्मी रहते हैं। इनको जला दिया जाता है। अब आंदोलन हो गया हिंसक। यहाँ से महात्मा गांधी करेंगे और यू-टर्न करेंगे, क्योंकि अब देखो अभी तक अहिंसक था आंदोलन और महात्मा गांधी को भी पता और सबको पता है, अंग्रेजों को भी पता है कि अभी तो किसी भी आधार पे हम किसी के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं कर सकते, किसी के खिलाफ भी कोई भी आंदोलनकारी, उनके पास कोई मौका ही नहीं था। अब शांति से बैठ के आंदोलन कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। लेकिन ये पहली बार ऐसा था कि यह सरकारी संपत्ति का नुकसान था, इस सरकार के खिलाफ कार्रवाई होगी अब सीधी। अब अंग्रेजों को मौका मिल जाता पूरे आंदोलनकारी को जहाँ से सबसे उठा मतलब उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मौका मिल जाता अंग्रेजों को। लेकिन महात्मा गांधी उससे पहले ही बारडोली नाम की जगह है गुजरात में, वहाँ पे बैठक बुला के ये आंदोलन वापस ले लेते। अब ये आंदोलन वापस हुआ तो सब बच गए, नहीं तो जहाँ जहाँ भी प्रदर्शन हो रहे थे सबको गिरफ्तार कर लिया जाता। अब बच गए। एक अब की बात है 1922। 1922 में आंदोलन वापस हुआ तो सब लोग निराश हो गए कांग्रेस में। यहाँ तक कि आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल सब नाराज हो गए कि ये आंदोलन वापस नहीं लेना था। अब इनके इस आंदोलन के चक्कर में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव राजगुरु, ये जो भी लोग थे, जो भी क्रांतिकारी थे, इन लोग ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। ये लोग भी नाराज हो गए कि नहीं करना था ऐसा। इस चक्कर में क्या होता है, कांग्रेस में ये दल बन जाता। देखो ये आंदोलन वापस हो गया, असहयोग आंदोलन क्लियर है यहाँ पे। मेरा दो ना
आपको इसमें क्या करना है, सीक्वेंस से चीजें याद करनी है, हो जाएगी। अब देखिए 1923 में, देखिए 1922 में आंदोलन वापस हो गया। 1923 में कांग्रेस के अंदर से ही दो लोग जो प्रमुख लोग हैं, एक नाम लिखेंगे आप CR दास और एक दूसरा नाम लिखेंगे मोतीलाल नेहरू। कांग्रेस के अंदर में एक पार्टी का गठन कर लेते हैं। पार्टी का नाम रहेगा स्वराज पार्टी और इसके अध्यक्ष रहेंगे CR दास, चित्ररंजन दास, है ना। और मोतीलाल नेहरू को महामंत्री बनाते थे। एक क्रांतिकारी दल का गठन होता है 1924 में। क्या नाम रहता है उसका? HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, है ना। इसमें प्रमुख देखेंगे सचिन सान्याल, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, और भी लोग रहते हैं, हाँ। HRA गठन जाता है। ये सब क्यों हो गया? ये सब मतलब आप देखेंगे असहयोग आंदोलन के वापस करने के कारण ये सब हो रहा था। ये नाराज लोग इन अपना, अब बोले हम अपने तरीके से देख लेंगे अंग्रेजों को, इन्होंने बोला या बोले हम अपने तरीके से देखेंगे। अब देखिए 1924 में बना, 1925 में काकोरी कांड हो जाता है, याद होगा। ये सब लोग करते हैं ना। अभी हमको महात्मा गांधी पढ़ना है, अभी इसका डिटेल में जाना है। हो गया, देखते हो गया। मिला तो शेप में नहीं आ रहा है। हाँ शेप आ रहा है। जस्ट कंफर्म कर रहा हूँ। अब आपको पता होगा 1919 में एक अधिनियम आया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। उसका नाम क्या था? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड में कुछ सुधारों की बात कही गई थी कि भारत के लिए कुछ सुधार होंगे और इसकी जांच करने के लिए 10 साल बाद एक कमीशन भेजने की बात की गई थी। ठीक है, तो 10 साल के बजाय वो कमीशन 2 साल पहले ही भारत आ गया था। वो आना था कब? 1919 में बना था, 1929 में आना 10 साल में, मतलब गठन होना था 10 साल में। अब देखिए साइमन कमीशन आ जाता है कब? 1927 में बनता है, 28 में भारत आता है। इसका विरोध होता है काफी ज्यादा, क्योंकि वहां पे कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे, पूरे ब्रिटिश लोग थे, तो उसको श्वेत कमीशन भी कहा जाता है इसी वजह से। अब आप देखेंगे इसका विरोध होता है बहुत जगह। लाला लाजपत राय भी विरोध करते हैं। अमृतसर, लाहौर में उनको लाठी लग जाती है, लाठी लग तो इनकी मृत्यु भी हो जाती है। साइमन कमीशन देखो अंग्रेजों ने भेजा है, तो हम लोग कुछ कितना विरोध कर ले तो लागू होके रहेगा। साइमन कमीशन भारतीयों को एक चुनौती देता है कि कोई है जो भारत का संविधान तैयार कर सकता है। तो आप देखेंगे मोतीलाल नेहरू को सब लोग तैयार करते हैं कि चलो आप कर लेना, क्योंकि मोतीलाल नेहरू भी बैरिस्टर रहते, पढ़े लिखे रहते, काफी ज़्यादा टैलेंटेड भी रहते। तो वो एक तैयार करते क्या,
नेहरू रिपोर्ट, एक संविधान का मसौदा तैयार करते हैं। इसमें बहुत सारी बातें की गई, डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी। मौलिक अधिकार, डोमिनियन स्टेट मतलब कि कुछ मामले मतलब रहेगा ब्रिटिश सरकार का शासन, बस आंतरिक रूप से हम लोग यहाँ के शासक रहेंगे, मतलब यहीं पे सरकार रहेगी। बाकी जो कुछ मामले रहेंगे उसमें ब्रिटिश लोग के अनुसार हम काम करेंगे, जैसे विदेश मामले, रक्षा मामले, संचार वाले मामले। तो साइमन कमीशन की चुनौती को एक्सेप्ट करके एक मसौदा तैयार करते हैं संविधान का मोतीलाल नेहरू। इसको कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट। और नेहरू रिपोर्ट सौंपी जाती है कब? 1928 में सौंपी जाती है। उसमें जैसे आप देखेंगे डोमिनियन स्टेट, मौलिक अधिकारों की बात की गई, महिलाओं के अधिकारों की बात की गई है, और बहुत कुछ बातें की गई है। लेकिन जैसे आप देखें मुस्लिम लीग होती है उस समय, तो वो एक्सेप्ट नहीं करती इस चीज़ को। उसके विरोध में जिन्ना 14 सूत्री मांगे भेजते अपनी ब्रिटिश सरकार को, कुछ नहीं हो पाता इधर। अब इधर क्या हो रहा है, 1929 में एक अधिवेशन आता है कांग्रेस का। देखो नेहरू रिपोर्ट ने स्वीकार नहीं की थी, ठीक है। 1929 में कौन सा अधिवेशन आएगा? लाहौर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया जाता है और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की जाती है ना। 26 जनवरी, इसलिए हमने 26 जनवरी को अपने देश का 26 जनवरी की तारीख ही चुनी थी, क्योंकि जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है जिसके अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं, यहाँ पहली बार हम घोषणा करते हैं कि 26 जनवरी 1930 को हम प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस बोल रहे हैं, स्वाधीनता दिवस बोल रहे हैं इसको, ठीक है। और यहीं पे लोग बात करते हैं किसकी, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की, ठीक है। अभी आंदोलन शुरू हो जाता है 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है दरअसल में महात्मा गांधी अपनी कुछ मांगे रखते हैं, 11 सूत्री मांगे अंग्रेजों मतलब ब्रिटिश सरकार से। उसमें जैसे आप देखेंगे डोमिनियन स्टेट की बात नहीं करते महात्मा गांधी, वो हमारे भारतीयों के अधिकारों की कुछ बात करते हैं, जैसे नमक कानून तोड़ने की बात, मतलब नमक कानून पे से नमक पे से कर हटाने की बात करते हैं, जो मादक पदार्थ होते हैं उनकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं, विदेशों से जो यहाँ पे कपड़ा आ रहा था, जो भी कपड़ा आ रहा था उनके उस पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। ऐसी बहुत सारी मांग करते हैं। ब्रिटिश सरकार इनकी मांग नहीं मानती है, तो फिर ये आंदोलन शुरू करते हैं, कौन सा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब इस आंदोलन की एक शुरुआत कैसे किया जाए, तो इनके मन में आता है कि कैसे करें शुरुआत, तो बोले नहीं, सबसे पहले नमक तोड़ते हैं, नमक बना के कानून तोड़ते हैं। तो आप देखेंगे इस आंदोलन की शुरुआत करते हैं दांडी मार्च। दांडी मार्च या यात्रा कह लीजिए आप इसको। ये शुरू होता है कब, 12 मार्च। तो इस 12 मार्च से शुरू हुआ, कहाँ से होता है, साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम से दांडी नाम का एक गाँव लेता है गुजरात में, वहां तक की यात्रा होती है। साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा करते हैं। अपने साथ 78 इनके जो समर्थक लोग रहते हैं इनके साथ जाते हैं, 78 अनुयायी, और कुल लंबाई रहती है इसकी 375 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मील में आएगा 240 मील लगभग।
अहमदाबाद से लेकर दांडी तक की जो दूरी है, इतनी यात्रा करते हैं। ये पहुंचते हैं अप्रैल में, है ना। फिर वहां पहुंच के नमक बना के कानून तोड़ देते हैं। अब ये जो यात्रा होती है इनकी दांडी यात्रा, निकलते तो 78 लोग के साथ है, लाखों की भीड़ इनके साथ चल जाती है। तो इस जो दांडी यात्रा की जो तुलना है सुभाष चंद्र बोस, जो नेपोलियन की पेरिस यात्रा होती है, पेरिस से लेकर एल्बा तक की, उससे करते हैं। इस दांडी यात्रा की तुलना पेरिस से लेकर एल्बा, फ्रांस में कोई जगह है ना, फ्रांस की राजधानी पेरिस, नेपोलियन की यात्रा से तुलना करते हैं। कौन करते हैं? ये सुभाष चंद्र बोस। और एक से तुलना करते हैं रोम मार्च। रोम के रहते हैं मुसोलिनी। इन दोनों यात्रा से तुलना करते हैं। कौन? सुभाष चंद्र बोस। पेरिस से एल्बा तक की यात्रा करते नेपोलियन, बोलते हैं कि ये सेम वही यात्रा है ना। और सुभाष चंद्र बोस ये इन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी, समझे। महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने। तो इस आंदोलन का असर पूरे देश भर में होगा, पूरे देश भर में इस आंदोलन का असर होगा। तो अलग अलग जगह पे और आंदोलन होंगे। जैसे आप देखेंगे पेशावर नाम की एक जगह पड़ती है पाकिस्तान में, अभी वर्तमान पाकिस्तान है, उस समय भारत का हिस्सा था। एक नाम सुना होगा आपने, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको कहा जाता है सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। उनका एक संगठन है लाल कुर्ती, उनके जो उस संगठन के सदस्य उनको कहा जाता था खिदमतदार, ऐसा कुछ था इसका संगठन का नाम। यहाँ पे ये मतलब पठान रहते ही सबसे बड़ी बात, और पठान अहिंसा की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन इनके कहने पर इनके अंदर ये अहिंसा की बात करते हैं। वहाँ पे आंदोलन करते हैं, कहाँ पे? पेशावर में। अब इस जो आंदोलनकारी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेज एक गढ़वाल रेजिमेंट भेजते वहाँ पे, मतलब अंग्रेजों की सेना की एक टुकड़ी का नाम होता है गढ़वाल रेजिमेंट। ये लोग इन पे गोली चलाने मना कर देते हैं, है ना। एक दक्षिण भारत में आप देखेंगे सी राजगोपालचारी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, मदुरै तक नहीं, तंजौर तक। इसको मिटा दो। सी राजगोपालचारी, तंजौर तट पे यात्रा कहां से कहां तक की करेंगे? ये यात्रा करेंगे त्रिचिन्नापल्ली, से वेदारण्य तक की। मतलब पूरे देश में इस आंदोलन का व्यापक असर मध्य प्रदेश में भी होता है। आप देखेंगे जिला सिवनी है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे एक दुर्गा शंकर मेहता है, ये नमक बना के कानून तोड़ते हैं। उस और भी दूसरे कानून के खिलाफ लोग आंदोलन करते हैं। जंगल सत्याग्रह होता है मध्य प्रदेश में, गंजन सिंह कोरकू बैतूल के घोड़ा डोंगरी में, है ना, जंगल सत्याग्रह होता है। ऐसे और भी आंदोलन होते हैं। बंगाल में किसी दूसरे मुद्दे को लेकर आंदोलन होता है, पूरे देश में आंदोलन फैल जाता है, तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो गिरफ्तार कर लेते 4 मई को, 4 मई 1923
30 को इनको गिरफ्तार करके पुणे की जेल में रखा जाता है यरगोदा में। अब देखिए एक आनंद गुजरात की एक जगह वहां पे होता है जिसमें आप देखेंगे सरोजनी नायडू के साथ इमाम साहब और मनीलाल गांधी जी के पुत्र रहते मनीलाल, ये लोग आंदोलन करते हैं। एक बनासणा नाम की जगह रहती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो कारखाना होता है उसके सामने आंदोलन करते हैं, तो वहाँ पे बहुत बुरी तरह से इन आंदोलनकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो आप देखेंगे जो गांधी जी का दांडी यात्रा होती है उसमें यूएसए के पत्रकार रहते हैं, क्या नाम रहता है इनका, वेन मिलर। वेन मिलर उस घटना का वहां के एक न्यूज़पेपर में जिक्र करते हैं और गांधी जी के साथ पूरे टाइम उस आंदोलन में रहते हैं, है ना। इनकी जेल हो गई गांधी जी की। अब जेल के बाद क्या होता है, अलग अलग तरीके से आंदोलन चल रहा होता है देश में, लेकिन इसी बीच में गोलमेज सम्मेलन शुरू हो जाते हैं। मिला होगा इसको? हाँ गांधी जी चेंज करते रहते हो अब इसी बीच आ जाते गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो होता है 1930 में होता है। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। अब इस सम्मेलन में क्या होता है, महात्मा गांधी जेल में, कांग्रेस इसमें भाग नहीं लेती है, ठीक है, कांग्रेस में भाग नहीं लेती। ब्रिटिश गवर्नमेंट को काफी ज्यादा ये रहती है, उम्मीद रहती है कि कांग्रेस आएगी, कांग्रेस अपना प्रतिनिधि भेजेगी, क्योंकि उस समय भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस। तो कांग्रेस की बातें बहुत महत्वपूर्ण होती थी ब्रिटिश सरकार के लिए, कांग्रेस जो भी बातें रखेगी कुछ अच्छा होगा, लेकिन कांग्रेस इसमें भाग नहीं लेती है। 1931 जनवरी में जो नेता है, जो भी जेल में रहते सब छूट जाते हैं, गांधी जी भी आ जाते हैं और गांधी जी मिलने पहुंचते इरविन से। उस समय भारत के वायसराय रहते लॉर्ड इरविन। तो गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हो जाता फरवरी में। हाँ 31 फरवरी में, देखिए फरवरी में तो दिल्ली फैक्ट्री से होता है ना। हाँ दिल्ली में ही होता है ये। गांधी इरविन समझौता होता है 1931 में। इस समझौते के तहत गांधी जी को ये मना लेते हैं कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए मना लेते हैं। साथ ही साथ ये बोलते कि सभी कैदियों को रिहा किया जाए, लेकिन इरविन यहाँ पे बोलते हैं सभी को नहीं कर सकते हम, जिन पे राजद्रोह का मुकदमा है, हत्या का मुकदमा है, उनको नहीं कर सकते। और यही वो टाइम होता है जिस समय ये जो भगत सिंह लोग जेल में रहते हैं, है ना। ये एक बात है मार्च महीने की। अब मार्च में नहीं, फरवरी की बात है। अब मार्च में क्या होता है, कांग्रेस का कराची अधिवेशन आता है। मार्च की तारीख रहती है वो 29। ये देखो ये समझौता हुआ 5 मार्च को। 5 मार्च को देखो तारीख याद रखना आपको। 5 मार्च को गांधी में समझौता होता है। इसको दिल्ली पैक्ट कह लीजिए आप, है ना, दिल्ली में होता है। पूना पैक्ट वो अम्बेडकर के साथ होता है गांधी जी का ना, दिल्ली पैक्ट कह लीजिए इसका। उनतीस मार्च को कराची अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। अब तारीख
समझना आपको, सन कौन सा है? 31 1931 है ना। अब कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए कराची अधिवेशन और इस बीच में ही फांसी हो जाती है किसको? भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु। 23 मार्च 1931। अब आप यहाँ पे समझिए, गांधी जी पे इल्जाम है। बहुत से लोग आज भी मानते हैं कि गांधी जी की वजह से भगत सिंह को फांसी हुई थी, भगत सिंह को बचा सकते थे। आप एक अपना खुद का लॉजिक लगाइए। भगत सिंह लोगों पे केस चल रहा था सैंडर्स हत्याकांड का, इनकी गिरफ्तारी उसके लिए नहीं हुई थी। इनकी गिरफ्तारी हुई थी केंद्रीय असेंबली में, इन्होंने बम फेंका था। किसके साथ? बटुकेश्वर सरदत्त और भगत सिंह के साथ। और ये भागे भी थे, सबसे बड़ी बात, ये खुद गिरफ्तार हुए थे। कब हुए थे? मतलब जब उन्होंने बम फेंका। जब अगर भगत सिंह को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के लिए फांसी हुई तो बटुकेश्वर सरदत्त को क्यों नहीं हुई? उसको फांसी नहीं हुई क्योंकि उससे इनको सिर्फ सजा हो सकती थी। इन पे केस चला था सैंडर्स हत्याकांड का। सैंडर्स के हत्याकांड में इनके साथ में चंद्रशेखर आजाद भी थे और राजगुरु थे, है ना। तो चंद्रशेखर आजाद को तो ऐसी पहली मार देते हैं, फरवरी में मार देते हैं। 27 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हो जाती है। हाँ, मतलब वही मार जाते हैं, मतलब उनको घेर लेती है अंग्रेजी से। कहते हैं कि महात्मा गांधी चाहते तो इनकी फांसी रुकवा सकते थे। क्या थे महात्मा गांधी उस समय, बताओ क्या थे? अगर वो कोई पूछता नहीं तो सबसे बड़ा काम तो उसका अहिंसा था। नहीं, वो तो हालांकि ऐसा नहीं है। इरविन से बात किए थे कि उन लड़कों से गलती हो गई है, आगे से ऐसा नहीं करेंगे, उनको छोड़ दो। पर किसी पे हत्या का केस है और राजद्रोह का केस था, हत्या का केस नहीं था, राजद्रोह। तो इरविन ने बोला नहीं, हम राजनीतिक बंदियों को छोड़ देंगे। राजनीतिक बंदी मतलब जिनको ये आंदोलन के कारण जेल में रखा गया था, आंदोलनकारी को छोड़ देंगे, लेकिन जिन पे हत्या का केस है, राजद्रोह का केस है, उनको नहीं छोड़ पाएंगे। और गांधी जी बोले भूख हड़ताल पे बैठ जाते तो मान जाते हैं लोग। 1931 से पहले का याद करो, साल 1920। गांधी जी ने तो बोला था 1 साल के अंदर हम देश को आजाद करा देंगे। हुआ क्या? ऐसा तो बहुत बार हुआ है। गांधी जी हड़ताल पे बैठ गए, 1942 में भी बैठ गए थे, मतलब वो भारत छोड़ो आंदोलन की बात की थी कि देश आजाद हो गया था। कि गांधी जी वायसराय थे, कि गांधी जी कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कुछ थे जो सजा रुकवा पाते? नहीं, इनके बस इनके क्या किसी की भी बस की बात नहीं। कि वर्तमान में अगर मेरे पे कोई फांसी की सजा हो जाती किसी के हत्या के मामले में, 2-4 लोगों की हत्या के मामले में, क्या कोई है जो मेरी सजा रुकवा पाएगा? कानून के हिसाब से तो सजा मिलेगी ना, नहीं मिल सकती। भारत छोड़ो आंदोलन खत्म, उसके बाद ठीक है। इनको ये समझ में नहीं आता कि क्लास लेट शुरू होती है 12 बजे। हाँ, चलिए इसको देख लो, ठीक है। सही बात है ना? अब जैसे गांधी जी कराची अधिवेशन में भाग लेने पहुंचते हैं, इधर सुन लो, कराची अधिवेशन में गांधी जी भाग लेने पहुंचते हैं तो देखो, एक भारतीय नौजवान सभा नाम का एक संगठन बनाते, कौन बनाते हैं? भगत सिंह, भारतीय नौजवान सभा। तो उसके जो कुछ सदस्य लोग कराची के रेलवे स्टेशन पे जैसे गांधी जी उतरते हैं तो गांधी जी मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं और भगत सिंह जिंदाबाद। हाँ, कारण क्या है इसका? हाँ, वही है, ये कराची अधिवेशन। उस समय उनके मन में ये रहता है कि ये रुकवा सकते हैं। ये कहा जाता है कराची में, तो कराची में इनका काफी विरोध होता है गांधी जी का। और वो विरोध करने वाले लोग रहते हैं भारतीय नौजवान सभा के सदस्य, जिसकी स्थापना की थी भगत सिंह ने, ठीक है। अब गांधी जी पहुंच जाते हैं कहां पे?
इंग्लैंड पहुंच जाएंगे और वहां पे कुछ सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लेकर मतभेद हो जाते हैं तो वो भी असफल हो जाता है। ठीक है, फिर से आगे चालू कर देते हैं। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का दूसरा चरण चालू हो जाता है 1932 में। ये सविनय आयोग का आंदोलन होता है। इससे पहले अपने क्या लिखे थे? इसका दूसरा चरण चालू हो जाता है कब? दूसरा दौर चालू हो जाता है 1932 से 34 तक। यही वो टाइम होता है जिस समय आप देखेंगे कानपुर के एक जज की दो लड़कियां हत्या कर देती है। एक सुनीति चौधरी और एक अवनी मुखर्जी नाम की दो लड़कियां रहती है। फिर भी गांधी जी हम लोग वापस नहीं ले रहे। अब सोचो, चौरा चोरी कांड हुआ तुरंत वापस ले लिए। तो यहाँ पे हिंसा भी हो रही है क्योंकि अंग्रेज ऐसे तो मानने वाले जज को गोली मारती दो लड़कियां, समझ रहे हो? सुनीति चौधरी और अवनी मुखर्जी। फिर बाद में वापस ले लेते हैं 1934 में। और फिर आप देखेंगे 1935 में भारत शासन अधिनियम आता है। अब 1942 देखिए, अब 1939 में चालू हो जाता है क्या? दूसरा वर्ल्ड वॉर कब तक चलता है? 1945। अब ये मौका होता है भारतीयों के पास कि अंग्रेजी सेना या अंग्रेज बिजी हो जाएंगे विश्व युद्ध में। जर्मनी ने इतने बम गिराए थे इनके घरों पे, अंग्रेजों के हर घर में मातम था उस समय। जर्मनी बहुत कमजोर हो गया था इंग्लैंड। आप कह सकते हो कि इंग्लैंड भारत अंग्रेज छोड़ने का कारण दूसरा विश्व युद्ध भी था, बहुत कमजोर हो गया था। भारत पे यहाँ पे शासन करने के लिए उनको खर्चा भी नहीं था उनके पास समय से। अमेरिका ने खर्चा देके उनको संभाला, तभी तो आज हम सुपर पावर है ना। अब 1942 में देखिए, इससे पहले बहुत कुछ होता है। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है ना, उस पे बात नहीं बनती है। 1942 में अब सीधे कांग्रेस का अधिवेशन होता है। कहाँ पे? बम्बई में। कौन सा अधिवेशन होगा? कांग्रेस का। जगह का नाम रहता है ग्वालियर डे, वही जहाँ पे कांग्रेस की स्थापना होती है। आज इसका नाम क्या है? अगस्त क्रांति मैदान। अब जो अगस्त क्रांति मैदान है, ये अगस्त क्रांति किसको बोला जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति कहा जाता है ना। अब देखिए यहाँ पे 1942 और 45। अब ये सोचते हैं अंग्रेज लोग कि भारत का सपोर्ट जरूरी है सेना के लिए। बहुत सेना इनकी बर्बाद हो जाती है, उसके लिए ये लोग क्रिप्स मिशन भेजते हैं, वो भी असफल हो जाता है। उस समय सरकार रहती है विंस्टन चर्चिल की। विंस्टन चर्चिल, वो पार्टी दूसरी रहती है। दो पार्टियां हो सकती है इंग्लैंड में, एक लेबर पार्टी और एक कंजर्वेटिव पार्टी। विंस्टन चर्चिल की सरकार रहती है, तो उसमें अपोजिशन वाले नेता रहते हैं क्लीमेंट एटली। ये रहते लेबर पार्टी के। ये कहते हैं कि अगर हम हमारी सरकार आती है तो हम द्वितीय युद्ध से अपना वापस ले लेंगे ना, क्योंकि जो इंग्लैंड की जनता वो परेशान हो जाती है इससे, क्योंकि बहुत लोग मारे जाते हैं। और भारत को भी आज़ाद कर देंगे, ताकि भारत वाले उसकी तरफ से प्रचार करते हैं। क्लीमेंट एटली की तरफ से बन जाता है भारतीय प्रधानमंत्री। तो वही है जो जिसका कारण देश आज़ाद हुआ था। अगर वो विंस्टन चर्चिल ही रहता ना तो शायद और मुश्किल था देश का आज़ाद होना। लेबर पार्टी की सरकार रहती, मजदूर पार्टी की सरकार रहती, इसीलिए ठीक है। अब देखो, अंग्रेज लोग हम लोग सेना में भाग लेंगे, इसके लिए क्या क्या करते हैं? क्रिप्स मिशन भेजते हैं। अगस्त प्रस्ताव तो हम पहले फेल हो जाता है। क्रिप्स मिशन भेजेंगे 1942 वाला, उसमें भी कुछ नहीं हो सकता। अब क्या होगा? हम सीधे बात करते हैं कि नहीं, हमको सीधे आजादी चाहिए, भारत छोड़ दो अंग्रेज। तो इस देखिए 7 अगस्त को ये अधिवेशन होता है। कौन सा? बम्बई के ग्वालियर केंद्र में अधिवेशन था कांग्रेस का। 8 अगस्त को एक प्रस्ताव पारित होता है ना। 8 अगस्त को एक प्रस्ताव पारित होता है, ऐसा करना है। 9 अगस्त से आंदोलन शुरू होता है।
सरकारी राज्यसभा टीवी ने इस डेट को माना है, लोकसभा, हाँ 9 अगस्त। नहीं तो 9 अगस्त को ऐसा मैंने सुना है कि कांग्रेस ने किया था और 8 को गांधी ने किया था। नहीं, गांधी जी तो सम्मेलन में थे ना। ये जो सम्मेलन हुआ इसमें एक प्रस्ताव पारित हुआ था 8 अगस्त को कि हमको भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करना है। 9 अगस्त को शुरू होने से पहले सुबह सुबह इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनको कहाँ रखा जाता है? आगा खां पैलेस। ये दिल्ली का नहीं, पुणे का है ना। पुणे के आगा खां पैलेस में रखते हैं। बाकी पूरे नेताओं को अहमदनगर जेल में रख दिया जाता है ना। इस आंदोलन से जुड़े हुए जो भी लोग रहते हैं। और देखेंगे आप जो बिहार के नेता है, बिहार के उनको पटना जेल में बंद कर दिए, जैसे राजेंद्र प्रसाद हो गया। एक जयप्रकाश नारायण है, ये झारखंड के नेता थे, तो इनको वहाँ की जेल में बंद कर दिया। तो सबको अलग अलग जेल में बंद कर दिया जाता है पूरे। और कांग्रेस को असंवैधानिक घोषित कर देते हैं और एक ऑपरेशन चलाते हैं अंग्रेज लोग। इस ऑपरेशन का नाम क्या रहता है? ऑपरेशन जीरो आवर। अब इस ऑपरेशन में सारे नेता गिरफ्तार। फिर भी आप 2-3 नाम सुनेंगे जो भूमिगत होके, मतलब अंडरग्राउंड होके इस आंदोलन को चलाते हैं। उसमें आप एक नाम सुनेंगे राम मनोहर लोहिया, बहुत बड़े समाजवादी नेता थे। जयप्रकाश नारायण वहां चले जाते हैं नेपाल, वहां से आंदोलन चलाते हैं। 2 महिलाओं के नाम सुनेंगे आप, एक ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया, नाम सुना है? किसको बोलते हैं? अरुणा आसफाली। अरुणा आसफाली और उषा मेहता। देखिए, उषा मेहता चलाती है भूमिगत रेडियो स्टेशन चलाती, पता नहीं चलता कहां से चला रही है, मतलब कहीं भी चला रही हो। अरुणा आसफाली मुंबई में 8 अगस्त को झंडा फहरा देती है, नहीं 9 अगस्त को यहाँ पे झंडा फहरा देती है अरुणा आसफाली। ये लोग है, ये नाम है इंपॉर्टेंट। ग्रैंड ओल्ड लेडी, ग्रैंड या ग्रेट ओल्ड लेडी। जैसे ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? दादा भाई नौरोजी। तो वैसे ही अरुणा आसफाली को क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया। उषा मेहता संविधान सभा की सदस्य भी रह चुकी है। जो 15 महिला सदस्य थे संविधान सभा में, वहां की एक सदस्य भी थी उषा मेहता। अब देखिए ये लोग चलाते रहते आंदोलन। फिर सरकार बन जाती किसकी? क्लीमेंट एटली। अब देखो 1946 में कैबिनेट मिशन आ जाएगा भारत। 1946 में कैबिनेट मिशन, बस 5 मिनट और रुक जाओ। सबसे बात अब इनकी सरकार आती है किसकी? क्लीमेंट एटली की। तो बोले हम इतनी आसानी से आपको आजाद नहीं करेंगे, पहले आप जो सत्ता सौंपेंगे उससे पहले आपका संविधान बन जाना चाहिए। 1946 में भेजते हैं क्या? कैबिनेट मिशन। देखिए कैबिनेट मिशन में क्रिप्स मिशन के सदस्य भी रहेंगे। कौन? क्रिप्स भी रहते हैं ना, क्रिप्स भी रहते हैं। कैबिनेट मिशन इसका काम रहता है भारत की संविधान सभा का निर्माण करना। 1946 में आते हैं। इसका अध्यक्ष कौन होता है? अलेक्जेंडर रहता है। अब ये आई कैबिनेट मिशन भारत आया, भारत के संविधान निर्माण की सभा का गठन करने के लिए। अब कोई चाहे ऐसा तो नहीं कि संविधान सभा में आ जाएगा। इन्होंने डिसाइड किया जनसंख्या के हिसाब से 389 लोग रहेंगे भारत की संविधान सभा में, ठीक है। 389 में कुछ देशी रियासतों से रहेंगे और कुछ मतलब जो प्रांतों से रहेंगे। देशी रियासतों में कितने थे? देखिए 296 लोग में से घटा दो कितना है? 93 सदस्य किधर से थे? 93 सदस्य देशी रियासतों से, और यहाँ से 292 प्रांतों से थे और 4 कमिश्नरी थे। ये ब्रिटिश प्रांतों से थे और ये थे कमिश्नरी क्षेत्र। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या है।
ठीक है, फिर यहाँ से संविधान तैयार हो जाता है और देश आजाद कब हो जाता है। ठीक है, इस बीच में एक और योजना याद रख लेना आप लोग, 3 जून। 3 जून योजना है, इसको लॉर्ड माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है इसको ना। माउंटबेटन योजना यहाँ पहली बार एक्सेप्ट कर लिया जाता है, भारत को 2 देशों में विभाजित होने के लिए। पाकिस्तान भारत का विभाजन यहाँ से हो जाएगा। सर ये कैबिनेट मिशन में ही आया था। नहीं, ये बाद में आया था माउंटबेटन। अरे सर हम बाहर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं सर? बंद कर दो सर, कितने टाइम से तो हो गए? हाँ सर, कुछ टाइम हो गया, 24 हो गए, पहले बता दिए क्यों लेट शुरू हुई थी। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना से 2 देशों का विभाजन हो जाता है, भारत पाकिस्तान।